हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी एक इंपॉर्टेंट चेंज जो एप्लीकेबल होने वाला है 1 अक्टूबर से। डिक्लेयर पहले ही कर दिया था बट एप्लीकेबिलिटी उसकी आएगी 1 अक्टूबर 2022 से। ये चेंज है ई इन्वॉइसिंग के बारे में। ई इन्वॉइसिंग क्या है, अब किस किस को करना है, 1 अक्टूबर से किन पे एप्लीकेबल होगा, और मुझ पर अगर ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया तो मुझे क्या करना है, किस टाइम मुझे ई इन्वॉइसिंग करनी है, और अगर मुझसे ई इन्वॉइसिंग करने से रह गई तो उसके क्या रिperकशंस होंगे, मेरे बायर्स के लिए क्या रिperकशन होंगे, मेरे लिए क्या रिperकशन होंगे, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ई इन्वॉइसिंग जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब बहुत हाई लेवल टर्नओवर पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन धीरे 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 उसका स्लैब वो कम करते चले गए। तो 1 अक्टूबर से जो ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल होगी वो होगी उन टैक्स पेयर्स पे जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है एनुअली। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि मुझे 10 करोड़ रुपए कब चेक करने हैं, अभी के फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको 2017-18 यानी कि जब से जीएसटी आया है तब से लेके अब तक किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी तो ई इन्वॉइसिंग के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखना है या करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है, स्टार्टिंग से लेके अब तक के किसी भी साल में अगर 10 करोड़ को आप क्रॉस कर गई थी आपकी टर्नओवर तो ई इन्वॉइसिंग आप पे एप्लीकेबल हो गई। अब ई इन्वॉइसिंग मुझ पे एप्लीकेबल हो गई तो मुझे करना क्या है। ई इन्वॉइसिंग को लेके कुछ मिथ्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्वॉइस किसी पोर्टल पे जाके बनाना पड़ेगा, बट आपको इन्वॉइस जितने भी आप जनरेट कर रहे हो वो आपको पोर्टल पे जाके उसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी और उससे आपको एक आईआरएन नंबर मिलेगा। वो आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना है अपने इन्वॉइस पे, यानी कि आपका इन्वॉइस तभी एक कंप्लीट इन्वॉइस माना जाएगा जब उस पर आईआरएन होगा। और आईआरएन कब होगा, जब आपने उसकी ई इन्वॉइसिंग कर दी होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे असर क्या आएगा। इससे असर ये आएगा कि ई इन्वॉइस अगर आपने नहीं बनाया तो आपने जो नॉर्मल इन्वॉइस भी इशू किया वो एक वैलिड इन्वॉइस नहीं है। अब वैलिड इन्वॉइस नहीं है तो क्या हुआ, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जीएसटी के अंदर जहाँ पे अगर आप बिना वैलिड इन्वॉइस के गुड्स का या सर्विसेज का मूवमेंट करते हो तो उस केस में क्या होगा, वो एक ऑफेंस माना जाता है, उसके लिए आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो सकता है। यानी कि ये एक अपराध है जीएसटी के हिसाब से अगर आप बिना इन्वॉइस इशू किए ट्रांजैक्शन करते हो, गुड्स का मूवमेंट करते हो। अच्छा, अब आपने तो इन्वॉइस इशू किया ना, लेकिन वो कंप्लीट इन्वॉइस नहीं माना जाएगा। तो अगर आप सिर्फ फिजिकल इन्वॉइस इशू कर रहे हो तो ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने इन्वॉइस इशू किया है, इसलिए वो हमारे लिए ई इन्वॉइसिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ई इन्वॉइस मुझे बनाना कब है। तो अगर आप याद करोगे तो मुझे नॉर्मल इन्वॉइस कब बनाना होता था, गुड्स के केस में बनाना होता था जब गुड्स मेरी डिस्पैच हो रही हैं, यानी कि मूव हो रही हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी, यानी जब मैं उसको डिलीवरी के लिए एक तरीके से निकाल रहे हो आप अपनी वेयर हाउस से, फैक्ट्री से, उससे पहले पहले तक आपको इन्वॉइस बन जाना चाहिए। तो ई इन्वॉइस भी उसी टाइम तक बन जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल्सो इन इन्वॉइस, और आपका इन्वॉइस तो पूरा तब तक हो ही नहीं सकता जब तक ई इन्वॉइसिंग नहीं होगी। तो उससे पहले तक आपको इन्वॉइस अपना बना देना है। अच्छा, नेक्स्ट, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मैंने ई इन्वॉइस नहीं बनाया तो क्या होगा। अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो आप पे 2-3 तरह के रिपरकशंस आ सकते हैं। एक तो आपके ऊपर एक जो जनरल पेनल्टी है वो लग सकती है, आप पे 10,000 की 25,000 की जो पेनल्टीज़ हैं वो तो लग ही सकती हैं, क्योंकि आपने किसी भी, अगर हम प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं करते तो हम पे एक जनरल पेनल्टी लगती है। और क्या हो सकता है, और इसके बाद ये होगा कि आपका जो बायर है जिसने आपसे वो गुड्स परचेज किए हैं उसके केस में क्या होगा कि आपके बायर को भी जो आईटी से मिलना चाहिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हमारे पास एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी होता है। और क्योंकि आपने जो उसको इनवॉइस इशू किया फिजिकल फॉर्म में वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं था, तो उसका भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका काफ़ी बड़ा रिपरकशन आ सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुझसे अब इनवॉइस अगर बनने से रह ही गया तो मैं क्या करूँ। आपने जिस डेट में आपको याद आया है एटलीस्ट तब आप उसको बना दें, ऑल्दो इससे आपकी जो डिफ़ॉल्ट है वो मेक गुड नहीं होता कम्प्लीटली, बट एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ पेनल्टी आप प्ली कर सकते हो कि आपकी फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि आपने खुद ही अपनी गलती को करेक्ट कर दिया। तो वहाँ आपको थोड़ा प्रोटेक्शन इससे मिल सकता है अगर आप याद आने पे बाद में भी बना देते हो। लेकिन हमें एक्चुअली प्रैक्टिस ये रखनी चाहिए कि हमें हमेशा उसको पहले ही बना देना है। अच्छा, ई इनवॉइस बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है काफ़ी सारी टैक्स पेयर्स के केस के दिमाग में, और एक्चुअली जो ई वे बिल के लिए भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन राइज होता था कि अब जो मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करूँगी या करूँगा तो क्या वो मुझे इसके बेसिस पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए ई इनवॉइसिंग में कोई इनवॉइस डलने से रह गया या ई इनवॉइसिंग में कोई इनवॉइस गलत हो गया,
तो क्या अब मैं जो GSTR 1 का बेसिस है, यानी कि जो मेरी सेल्स की रिटर्न है, उसके लिए मैं ई इनवॉइस को लूँ, या उसके लिए मैं वो लूँ जिनके मैंने ईवी बिल रेज किए थे, या उसके लिए मैं कुछ और बेसिस लूँ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लूँ? तो यहाँ पे जो हमारा ई इनवॉइसिंग का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी GSTR 1 के अंदर। आप अगर आपने बिल्कुल करेक्टली मैच कर रखा है तो उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी गया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, और एक बार उसको एडिट करते ही फिर जो आपका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है वो आपका वैनिश हो जाएगा, लेकिन वो एक रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि आपने अपने ई इनवॉइसिंग डेटा से इसको अलग फाइल किया है। ध्यान रखना, शुरू शुरू में इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम गलती करते हैं और हम उसको फिर ठीक फाइल भी कर देते हैं। और आपने अभी नोटिस भी किया होगा कि काफ़ी लोगों ने जो 17-18 में ऐसे ही कुछ डेटा फाइल कर दिया था बिना सोचे समझे, ये सोच के कि चलो ठीक है जैसा भी है कर तो दिया उतना बहुत है, उनको बाद में अब नोटिस आने शुरू हुए हैं। तो कई बार हमारे उस समय की हुई गलती का नोटिस आपको बहुत लेट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके ई इनवॉइसिंग में और आपकी GSTR 1 के अंदर गैप है तो डेफिनेटली एक उसको देखना, उसको चेक करना बनता है कि उसका रीज़न क्या है। क्या कोई ई इनवॉइस रह गया मेरा, या कोई ई इनवॉइस कैंसिल होना था जो कैंसिल होने से रह गया, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और अगर वो एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे अब असेसिंग ऑफिसर के लिए चेक करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने GSTR 1 में कुछ अलग डेटा चेक डाला तो उसको पता चल गया कि यानी कि वेरिएशन है डेटा के अंदर, तो आपको नोटिस तो बहुत ईजिली भेज सकता है कि भाई डेटा में वेरिएशन क्यों है, आप आगे बस ये एक्सप्लेन कर दो। तो अगर आपने इन्वॉइसिंग नहीं की है कुछ पर्टिकुलर इन्वॉइसेस की, तो आप पे पेनल्टी के हकदार तो आप वैसे भी बन गए। तो इसलिए हमें अब अपना प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा ईवी बिल, ई इनवॉइस और हमारी GSTR 1, यानी कि जिसमें हम इन्वॉइसेस का डेटा डालते हैं, जितने हमने इन्वॉइस रेज किया है एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तीनों के तीनों हमारे मैच होने चाहिए प्रॉपरली। अगर वो मैच नहीं होते तो आप पे कभी ना कभी एक नोटिस तो आ ही सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपसे कोई रिकवरी की जाएगी। नोटिस आने का मतलब ये है कि आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, और एक्चुअली में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो आपके ऊपर रिकवरी तो डेफिनेटली आ ही सकती है। और जब रिकवरी आती है तो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट आती है, यानी कि इंटरेस्ट भी आपको उस पर पे करना पड़ता है, और कई बार इंटरेस्ट की अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है बिकॉज परसेंटेजेस हाई। तो ई इनवॉइसेस जो आपके ऑटो पॉपुलेट होंगे GSTR 1 के अंदर, लेकिन आप उनको अभी चेंज कर सकते हो। ऐसा आप पे ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है कि नहीं आपको वही फाइल करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस की बात करूँ तो मेरे ईवी बिल, ई इनवॉइस और GSTR 1 का डेटा कायदे में वो मैच करना चाहिए। और जैसे कि अब गवर्नमेंट खुद भी बोल चुकी है कि जो मेरा GSTR 1 का डेटा है वो मेरी GSTR 3B के साथ भी अगेन मैच करना चाहिए, और तब जब मैं रिटर्न फाइल करूंगी तो फिर आपका कोई नोटिस भेजने का आपको कोई चांस नहीं बचेगा, क्योंकि आपका जो सेल्स है एटलीस्ट सेल्स तो कंप्लीटली रिकनसाइल होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई गैप होगा तो वो एक डिफरेंट इशू है, वो डेफिनेटली यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये हमारी थी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड प्रोविजंस जो आप पे 1 अक्टूबर से अप्लाई हो रहे हैं। आप ई इनवॉइसेस खुद बना सकते हो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके, लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या ERP यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी डेटा पुश कर सकते हैं, और डायरेक्टली डेटा पुश होकर आपके जो IN नंबर जनरेट होंगे वापस आपके डेटाबेस में दोबारा से आ भी सकते हैं। तो आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है, क्योंकि जिनका नंबर ऑफ इन्वॉइसेस बहुत ज़्यादा है, अब उनको तो फिर यही काम रह जाएगा कि पहले इन्वॉइस इशू करो फिर उनके ई इन्वॉइस इशू करो, तो इट कैन बी वेरी कम्बरसम टास्क। तो उसके लिए आप कोई भी अच्छा एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जो आपको इसमें काफ़ी हेल्प एंड सपोर्ट कर सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।